द स्टडी आइज के मार्गदर्शन सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम को निकालने को लेके। हम बहुत तरह की बातें करने वाले हैं जहां पे हम लेने वाले हैं बहुत बेसिक सवाल कि 2026 का अटेम्प्ट कैसे देना है, और वो सवाल भी लेने वाले हैं कि जिन लोगों ने मेंस लिखा है उनके नंबर कमाए हैं उसको कैसे इंप्रूव करना है। हमारे साथ मणिकांत सर हैं जो हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं। तो एक लाइन के साथ शुरुआत करता हूँ कि अब्राहम लिंकन ने एक बात बोली थी कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाए कोई पेड़ काटने के लिए तो मैं 4 घंटे लगाना पसंद करूंगा उस कुल्हाड़ी की धार तेज करने में। तो सर पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर वो 2026 के अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, कौन-सी गलतियाँ उन्हें नहीं करनी है? देखिए, जिन्होंने 2026 देना है, हुँ, उन्होंने, आप जैसे अब्राहम लिंकन के शब्दों में आपने कहा था, वो कुल्हाड़ी की धार करने वाले समय को पार कर चुके हैं। अब ये मुझे पता नहीं कि इस बीच उन्होंने कुल्हाड़ी की धार को तेज की है अथवा नहीं। अगर नहीं तेज की है तो पेड़ काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब 2026 में उनके पास उतना ही टाइम है कि अब पेड़ काटना शुरू कर देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हो कि ये अब टाइम हो गया 2026 वाले को, जिनका मैं अभी अपने साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, उनको बड़ी सावधानी के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। पहले उनको जज करता हूँ कि उन्होंने कुल्हाड़ी की धार पहले से थोड़ी सी तेज की हुई है कि नहीं, ताकि मैं उनके साथ चल सकूं। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि ये नवंबर मंथ हुए, अब इसके बाद उनका प्रीलिम्स का उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, तो मतलब है कि मेंस का प्रिपरेशन उनका ऑलरेडी है, ऐसा मान के चलना होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद उनके पास जो लगभग 2.5 महीने के टाइम मिलेंगे, उनका रिवीजन में ही चला जाएगा, तो उसमें बहुत फाउंडेशनल नॉलेज प्राप्त करने का समय बहुत कम होता कम है। तो मैं तो उनको यही कहूंगा कि वो एक पूरी स्ट्रेटेजी बना लें जिसमें मेंस और प्री दोनों को कंबाइंड लेकर वो चले। ये गलती ना करें कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग करनी है, या ऐसा है कि हम पूरी तरह प्रीलिम्स पर लग जाते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में मैंने पहले ही बच्चों को कहा हुआ है कि आप मेंस रूपी जब जाल फेंकोगे तो प्रीलिम्स रूपी मछली फंसेगी। ये बहुत सही बात है। सर एक चीज़ जो बच्चे बार-बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि अभी देखेंगे आप यूपीएससी का पैटर्न या उस तरह की चीज़ें, तो बहुत लोगों को लगता है बेसिक्स तो स्ट्रांग हो गया है। अब ये टाइम ऐसे है कि अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर आएगा, फिर जनवरी से और मई के बीच में जो टाइम होता है, बहुत बच्चे थोड़ा-सा डिवाइड करते हैं कि अब थोड़ा-सा प्री वाले मोड्स में आते हैं। तो उनको करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है इस प्रिपरेशन में और कितना ध्यान देना है करंट अफेयर्स को लेके? देखिए संदीप, ये एक बहुत बड़ी डायकोटोमी है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, और मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि जब मैं इस प्रिपरेशन में खास के पिछले 3 to 4 ईयर, जब से 2000, हालांकि मन में तो थोड़ी दुविधा और द्वंद शुरू हो गया था 2013 के बाद ही, जब सिलेबस चेंज हुआ, लेकिन पिछले 6 to 7 ईयर्स के अनुभव के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इसका कोई निजात नहीं है कि आप इंटीग्रेट करके पढ़ें। करेंट अफेयर्स को आप बिल्कुल से एक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स पैटर्न से पढ़िए। आप उसके इंफॉर्मेशन और उसकी क्वांटिटी को छोड़िए, क्वालिटेटिव अप्रोच को अपनाइए। बिल्कुल सर। और जब आप ट्रेडिशनल जितने भी चीजें पढ़ते हैं तो करंट में से उतना ही लीजिए जिसको आप ट्रेडिशनल में लिंक कर सकते हैं। और मैंने बच्चों को खास इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जितना आप फैक्ट से बच सके और उसको कम कर सके, जैसे आप मान के चलिए कि अगर आज आपको जद्दोजहद करना पड़ रहा है तो फैक्ट परीक्षा 1 में नहीं जाएगा। एक अनुमान आपको कर लेना होगा कि कितनी क्वांटिटी लिया जाए, जिसमें हम अगर 25% 30% भूल जाते हैं तब भी तो काम आ कम जाए। से कम 20% हमारा चला जाता है, ये वैसे ही है कि उतना ही सामान उठाएँ जितना आप लेके जा पाएँ। जितना ही ले जाते हैं। करंट अफेयर्स को लेके एक सर ये भी भ्रम रहता है कि बहुत बार बहुत तरह की मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं। उन बच्चों के लिए क्या बताएँगे? जैसे कि न्यूज़पेपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, मैगज़ीन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, उसको लेके बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं बच्चे और बहुत ज़्यादा उनका टाइम भी जाता है इस चीज़ को लेके। देखिए संदीप, आप इस इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में आप भी एक्टिव रहे हो, आपका भी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, जैसा कि मुझे हुँ, ज्ञात हुआ है, दिव्यम ने बताया है। और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, यहाँ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी, जेएनयू से भी, तो हर जगह से आपको शिक्षा हुई है। आपने एक बात महसूस करके देखा होगा, जो आपका सवाल हुँ, है वहीं में उसका उत्तर भी छिपा हुआ है, कि जितने सोर्स बढ़ेंगे उतनी ही समस्याएं बढ़ेंगी। जैसे एआई तकनीकी आई है, बिल्कुल सर। उसने हेडेक को बढ़ा दिया, क्योंकि एआई का यूज करना कैसे है। एआई से आप
फ्रेश नॉलेज की उम्मीद नहीं कर सकते। कहीं मामला फंसा हुआ है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एआई आपका पढ़ाई का सोर्स नहीं हो सकता। पढ़ाई का तो मुझे एक ही सोर्स लगता है कि एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, उस स्ट्रक्चर को आप लिंक करके फाउंडेशनल नॉलेज को लेकर चलिए जो आपकी कुल पूंजी है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसका 2 रीज़न मैं बताता हूँ। एक है कि सिलेबस हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। सिलेबस दिमाग में रहेगा और स्टैंडर्ड किताबें दिमाग में रहेंगी, एक थीमेटिक चीज़ें हैं। तो आप करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे तो उसी को पिक करेंगे। आपका मेमोरी है कि बहुत सारी 50 खबरें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो खबर है वो आप पिक करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात जो सर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीपल सोर्स अवॉइड करो। ये मैंने ये बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खुद की पढ़ाई के दौरान ये रियलाइज़ करा है। मल्टीपल सोर्स क्या करता है, ब्रेन को रीराइट कर देता है सर, कि एक खबर हमने कहीं से पढ़ी है, दूसरी पढ़ ली, और हमें रिसर्च नहीं करना है, हमें बेसिक नॉलेज चाहिए जो हम मेंस में यूज कर पाएँ। दूसरी बात है, मैं थोड़ा आपको हुँ, इंटरप्ट करूंगा। जैसे आपने एक सवाल पूछा जिसका जब मैं जवाब हुँ, नहीं दे पाया, कि आपने हमसे सवाल ये पूछा कि क्या जो पेपर पढ़ना ज़्यादा उचित है या मैगजीन। मैगी। तो आपने एक चीज़ महसूस किया होगा, न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स इतने स्टैंडर्ड और इतने अच्छे होते हैं कि मैगजीन वाले क्या करते हैं कि उसी की नकल करके R&D वाले से बनवाते हैं। बिल्कुल, अरे उसमें तो है, वो R&D वाले उस न्यूज़पेपर आर्टिकल के साथ जस्टिस नहीं कर सकता, उसको बड़े बड़े कॉलमनिस्ट लिखे हुए होते हैं। तो न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल्स हैं उसमें कुछ एडिटोरियल्स बच्चे छांट के, सारा तो संभव नहीं है, एक दो एडिटोरियल्स जरूर पढ़ता रहे। ये बहुत ही ईमानदार सलाह है और ये सर की खास बात है। उन्होंने जो बात बोली है उसको ध्यान देने की कोशिश करना कि जो रिसर्च विंग होता है, हो सकता है कि वहाँ पे आपसे स्मार्ट बच्चे ना हों, और जब आप खुद कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल जो राइटर है उससे आप डायरेक्ट बातें कर रहे होते हैं। एक दूसरा रीज़न भी है सर कि जब आप किसी न्यूज़ को न्यूज़ के तौर पे देखते हैं, तो आपका ब्रेन भी उसको अलग तरीके से देखता है। आप कहीं न कहीं न्यूज़ कोई पढ़ेंगे, आपको तुरंत याद होने की पॉसिबिलिटी रहती है, और जब आप मैगज़ीन पढ़ते हैं तो थोड़ा-सा लगता है यार ये रट्टा मारने वाली चीज़ है, उसका एक फ़र्क रहता है। सर एक सवाल है नीलम का, वो कह रही हैं कि 2022 से आपसे हिस्ट्री जीएस उन्होंने पढ़ा हुआ है। अब वो रिवीजन मोड में भी उनको लग रहा है कि कैसे रिवाइज करें, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा याद नहीं होती। बहुत बार आप सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, आपको चीज़ें आ भी रही होती। तो रिवीजन के कौन से बेहतरीन तरीके हो सकते हैं आपके हिसाब से? संदीप देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब स्टूडेंट्स मेरे यहाँ क्लास करने आते हैं तो उसमें मैं कबीर दास की तरह अकेला चिल्लाता रहता हूँ कि भाई तुम क्लास में रेगुलर रहो, मेरे इंस्ट्रक्शन को मानो। उस समय वो नहीं मानते, उसको वैल्यू। जब 2 साल के बाद जब वो प्रिपरेशन करके जो समस्या नीलम के साथ आई, जब वो समस्या आती है तो फिर बड़ा फाउंडेशनल क्वेश्चन वो करते हैं कि हम रिवाइज कैसे करें। जबकि स्टडी के बच्चों को कम से कम ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि स्टडी में मैं हर स्टेप में उनको बताता हूँ। जैसे देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो तरीका ही है कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, कोई भी पार्ट है, तो उस सिलेबस को पहले मैं रिसफल कर देता हूँ। मतलब उस सिलेबस जो उसका होता हम्म। है, उसके बाद उसको क्रोनोलॉजी वाइज में बना के स्ट्रक्चर बना देता हूँ। और हमारा हर टॉपिक में आप देखेंगे पहले डायग्राम स्ट्रक्चर बना रहेगा, और उस स्ट्रक्चर को मैं राइटिंग से उनको डिक्टेट, उसको उनको पहले समझा के, डिस्कस करके, क्रिटिकल आइडियाज देके, आस्पेक्ट में बांट के, उनको फुलफिल करके मैं उसका आंसर लिखवा देता हूँ। कहता हूँ यही कॉपी तुम्हारी कुल पूंजी है, और तुम इसमें तुमको इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन करना होगा। बच्चों के बीच मैंने एक शब्द को बहुत ही लोकप्रिय बना है, बौद्धिक जुगाली, कि अब तुम इसको रिवाइज करो, रिवाइज करके हर दिन 20-15 मिनट्स बौद्धिक जुगाली करें, इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन। अभी मैंने एक इनोवेशन फिर किया है कि बच्चों का क्लास में छोटा छोटा अब ग्रुप बनवा दे रहा हूँ, इसी साल से मैंने शुरू किया है। और उन लोगों को मैं एक मेंटर को लगा दे रहा हूँ, कहूँगा, और बौद्धिक जुगाली का मैं इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन का टॉपिक मैं बना के दे रहा हूँ। इन सबसे बौद्धिक जुगाली करवाओ, और इनको वीक में 2 दिन टाइम दो, और इनसे सवाल करते जाओ कि भाई, सवाल करो बौद्धिक जुगाली वाले कि ये चीजें हैं, ये टॉपिक है, इस पर आप अपना ओपिनियन दीजिए। जब ओपिनियन देंगे तो उनका दिमाग खंगलेगा। आप बिल्कुल। बताइए, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई बच्चा इनलाइटेनमेंट से पढ़े और कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री तक पढ़े, वो तो उसको पचा ही नहीं सकता। मेन समस्या मैं बच्चों को ही कहता हूँ कि हमारी समस्या हमारे पढ़ाने की नहीं है, तुम्हारे समझने की है। बिल्कुल सही बात। ये समस्या नीलम को अभी आ रही है। नीलम को सिर्फ कहिए, मेरी तरफ से नीलम सुन रही होंगी तो, कि वो हमारी कॉपी को रिवाइज करके और बैठ के हर 15-20 मिनट्स तक उसको पचाने की कोशिश करे, और क्वेश्चन राइटिंग पीओआईक्यू का रेगुलर प्रैक्टिस करे। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। तो नीलम, अगर आप सुन रही हैं तो सिंपल बात यह है कि जो भी नोट्स आपके पास हैं उनको आपको पढ़ना है, एंजॉय करना है। अब तो आपका काफ़ी वक्त भी हो गया है तो उसको नए तरीके से देख सकते हैं। सर एक समस्या और आती है कि बैकलॉग को लेके होता है कि जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स की समस्या तो आपने सुलझा दी। ये जो बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, इससे डील करने का तरीका कौन सा हो सकता है जो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए?
संदीप, आपने कभी चेस खेला होगा, तो चेस में हमारे सामने बहुत सारी गोटी होती है। तो सबसे पहले हम चेस को सजाकर एक एक गोटी को ध्यान करते हैं कि किसका किस से रिलेशन है। हम घोड़े की चाल चलेंगे तो हाथी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या। तो हम तो सिर्फ मान के चलते हैं पूरा का पूरा जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। फैक्ट्स को कट करिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। आपके पास यूपीएससी में लिखने के लिए 3 घंटे हैं, क्वेश्चन 20 है जीएस में, जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से बाहर है उसका आंसर करना, 20 का 20 सही क्वेश्चन से। लिखना। इसी पर मैं आपको एक लतीफे के शब्द में कर सकता हूँ कि चूंकि हम लोग जब पेपर देते थे तो उसमें 3000 वर्ड से लिखना था, अब उसका बढ़ा के कर दिया है 4000 वर्ड्स। तो इस 4000 वर्ड्स लिखने का एक्सपीरियंस मुझे नहीं था, और 3000 वर्ड्स में ही मेरा पूरा समय पूरा हो जाता था। तो मैं इसी बात से परेशान रहता था कि ये 4000 वर्ड्स ये बच्चे लोग जाके लिखते कैसे। और यूपीएससी की सबसे बात है कि जो 20 क्वेश्चंस का उन्होंने जो पेपर सेट किया है, तो ये ध्यान करके सेट किए थे कि बच्चे लोग इसमें 5 क्वेश्चन छोड़ेंगे, लेकिन आपस में बच्चों के बीच ऐसा कंपटीशन शुरू हो गया है कि एक भी बच्चा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहता कि सबका सब लिखूंगा। तो 400 वर्ड्स लिखना ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर है। सही। तो हम अपने बहुत सारे बच्चों से सवाल करते थे, अरे ये बात याद बताओ, जो मेंस दे के आते थे या इंटरव्यू के फेज में रहते थे फाइनल सिलेक्शन ही वाले, कि तुम लोग ये 4000 वर्ड्स लिखते कैसे हो यार, तुम लोग अपना एक्सपीरियंस बताओ एग्जाम हॉल का, क्योंकि 4000 वर्ड्स का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो सारे बच्चे कुछ कह के टाल जाते थे, कुछ बोल देते थे कि सर किस तरह हो जाता है, कर लेता हूँ ये। एक बच्चा बहुत ऑनेस्ट था, उसने कहा कहाँ सर, यहाँ तो ज्ञान के लाले पड़े रहते हैं। कई बार तो क्वेश्चन का सेंटेंस शुरू कर देते और मैं भी नहीं जानता हूँ कि किस अंजाम तक ये पहुंचेगा। लिखना है 250 वर्ड्स, 150 हो जाए तो भगवान को प्रणाम कर लेता हूँ। तो सर ले दे के वही 3000 वर्ड्स ही लिख पाता हूँ, 4000 वर्ड्स कौन लिखता है। ये भी सही तो बात। नौबत तो ये है संदीप कि बच्चे के पास आप अपने घर पर बैठ के चाहे जितना भी नॉलेज का स्ट्रक्चर, नॉलेज का कि जितना भी आप कॉपी और नोट्स बना ले, एग्जाम हॉल में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग जाती है। और वहाँ पे जो सिचुएशन होती है, मैंने भी 2 बार मेंस लिखा, वहाँ पे दिमाग से गायब हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप जाएँगे, जो बातें आपने रखी हैं, नोट्स बनाई हैं, वहाँ आपकी नोट्स नहीं जाती, अंडरस्टैंडिंग जाती है। और बार-बार सर कहने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट्स को साइड में रखो, लास्ट के 1 महीने में भी फैक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको काम आएगी और शायद उन सवालों के भी जवाब दे सकते हैं जो आपको नहीं भी आते हैं। नहीं अभी आते। आपने कहीं वैसे आपने मेंस पेपर दिया है, मेंस पेपर देने वाले को वैसे ही बोधिसत्व मिल जाता है। यस। 3 आवर्स में वो जो महसूस करता है, पहले 10 to 15 मिनट्स वो लिख नहीं पाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं ऐसे लिखने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ। एक सेंटेंस लिखेगा फिर रुक जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इतना घटिया राइटिंग में कैसे करूंगा। और फिर 15-20 मिनट्स जब उसके निकलने लगते हैं तो लगता है कि अब तो ये एग्जाम हाथ से निकला जा रहा है, तो वो लिखना शुरू करता है। और तब ऐसे ऐसे आइडियाज एग्जाम हॉल में आने शुरू होते हैं जैसा उसने कई बार सोचा नहीं सोचा भी था। नहीं। एक बार हल्का सा किसी से सुने रहते हो तो उसी पर आप खींच लेते हो, नहीं बिल्कुल। होता है ना। तो ये जो अनुभव है आपको, आप अंडरस्टैंडिंग को बनाइए, मजबूत करिए और कोशिश करिए कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर। फैक्ट्स क्या है, एग्जाम्पल्स है, आइडियाज ही मेन है। बिल्कुल। फैक्ट्स से आप उसको सपोर्ट करते हैं अपने आइडियाज को, कि देखो भाई, जैसे हम कहते हैं कि मोदी जी की सरकार ने इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया, तो आप पूछेंगे मसलन, तो हमको कोई डेटा एग्जाम्पल बताना देना पड़ेगा पड़ेगा। कि देखिए इतना परसेंट ग्रोथ चल रहा है, कुछ डेटा हुँ। देना। वही डेटा का महत्व है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ सर की, वो है कि आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है और कहानी सुनाने पे ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि आपने कोई सवाल पूछ लिया, सर ने पुनर्जागरण का जिक्र कहा, और पुनर्जागरण के ऊपर एक सवाल आता है कि उसकी शुरुआत कैसे होती है। अब शुरुआत बताने के बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, आप 50 फैक्ट्स भी ले सकते हैं और एक अच्छी कहानी बता के उसमें 4 फैक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से बेहतर जवाब कौन सा होगा सर? देखिए, रिलाय तो कहानी पर ही होगी। कहानी का मतलब है कि बेसिकली एनालिसिस ही बिल्कुल। रिलायबल चीज है, जो एनालिसिस के आधार पर आप बढ़ते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स है, एक तो फैक्ट्स का अपना स्वतंत्र वजूद है नहीं। बिल्कुल। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स तो डेटा है। सही बात। वो आंकड़ा आपको काम आएगा किसी का एग्जाम्पल सेट करने में, लेकिन वो अपने आप में तो कोई आंसर है नहीं। यही बच्चे समझ नहीं, जैसे बहुत सारे हिस्ट्री के बारे में बच्चों को भ्रम होता है, जो भाई आते हैं पूछते हैं कि सर हिस्ट्री में बहुत फैक्ट्स, बहुत ईस्वी सन है, इसका मैं क्या करूं। अरे भाई, तुमको ईस्वी सन कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ लिखना है, तुमको ईस्वी सन लिखना है। तुमको तो हिस्ट्री को बनते हुए देखना है। तुम कभी आज तक सवाल किया हो कि बच्चा मैं पैदा हुआ हूँ, मैं आज मैं 25 ईयर्स के एज का हो गया हूँ, 24 ईयर्स का एज हो गया हूँ, सर मैं इतना जिंदगी कैसे याद करूँ। अरे जैसे जैसे जी रहे हो तुम्हारे दिमाग में सेट हो रहा है। तो कैसे कैसे दुनिया और भारत बदला वो आपको ज्ञान प्राप्त करना है, कि एंशियंट से लेकर वर्तमान भारत तक
कैसे विकास हुआ, एंशियंट से लेके वर्तमान विश्व तक कैसे विकास हुआ, इसमें फैक्ट्स और इक्वेशन कहाँ से आ गए। और क्यूरियोसिटी बहुत मेन है कि बहुत बार बच्चों को मैं देखता हूँ सर, उनको लगता है कि जिस दिन से वो तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ फैक्ट्स याद करना है। क्या उन्हें इंजॉय नहीं करना चाहिए पूरा प्रोसेस? भाई अगर बिल्कुल। इतिहास आप बता रहे हैं और एक इंसान इतिहास जानने की कोशिश कर रहा है, पुनर्जागरण के वो थिंकर्स को जानने की कोशिश कर रहा है बस कि बस। कैसे किताबें कलेक्ट करते करते दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आ गया, जो बड़े नाम जुड़े हैं, उन नामों में इंटरेस्ट भी लो। मतलब ये कहानियाँ, ये पढ़ाई, बहुत लोग इसको केवल एग्जाम तक रिड्यूस कर देते हैं सर, इतने इतिहास की बेहतरीन कहानी। यही तो रोना है, यही चीज तो मुझे समझ में नहीं आती है कि यूपीएससी में दो स्टेज पर एंजॉय करना चाहिए। एक स्टेज तैयारी का, संदीप आप याद करिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहे जीवन में कितने भी बड़े अधिकारी बन जाए, अभी तो मैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट में हैं क्वालिफाइड, मैं उनको देखता हूँ, आज भी वो दिल्ली की जिंदगी के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल। उनके पास पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने फील किया, महसूस किया, एक दो बच्चों ने तो इतना तक कहा कि सर मसूरी में मैं जाता हूँ तो वहाँ लेक्चर देने लगते हैं तो मुझे नींद आने लगती है, मैं आपके लेक्चर को याद करता हूँ कि किस तरह क्लास में आप चार्ज रखते थे। तो बेसिकली आप अगर इंटरेस्ट से किसी चीज को पढ़ेंगे ना, उसका एक इंजॉयमेंट ही अलग होता सही। है। तो दो, हम बच्चों को ही कहते हैं कि दो बार इंजॉय करो, एक बार तैयारी के दरमियान इंजॉय करो, एक बार नौकरी पाने के बाद इंजॉय करो, लेकिन तैयारी के दरमियान जो इंजॉयमेंट मिलेगा वो बेहतरीन होगा, लाइफ में दोबारा नहीं पाओगे। और जो तैयारी के दौरान एंजॉय कर लेगा उसके ज़्यादा चांसेस हैं नौकरी में पहुंचने के भी। अगर आप बिल्कुल। उस प्रोसेस को ही एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जो प्रोसेस है तैयारी का, कि एक नॉलेज आपको मिल रहा है एक बेहतरीन फैकल्टी से एंगेजिंग तरीके से, क्योंकि बहुत लोगों ने इतिहास को बहुत बोरिंग समझा है। मतलब मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप जाते हैं ऐसा लग रहा होता है कि आप गांधी जी से बातें कर रहे हैं, ऐसे लग रहा होता है आप दांते से बातें कर रहे हैं, लॉक से बातें कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करो, और नॉलेज अगर आप इस तरह से लेते हैं सर, तो मुझे लगता है आप आंसर राइटिंग के बियॉन्ड भी उसको यूज कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। सर कुछ लोगों के सवाल ये हैं कि आपने आंसर राइटिंग के बारे में बातें करी, कि वो लोग लिखते तो हैं जवाब, जैसे बहुत सारा नॉलेज भी हो गया, बहुत सारा फैक्ट्स भी कलेक्ट कर लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस, उनका कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बस है। बस, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता है कि इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते, वो भार लेकर पढ़ते। बिल्कुल। जैसे आप अगर पेट भरने के लिए खाना खाएंगे ना, तो आपको फिर खाने में दिक्कतें हो जाएगी। आप इंजॉयमेंट करने के लिए खाएं कि मात्रा जो भी, हम जो भी खाऊंगा इंजॉयमेंट के साथ खाऊंगा, तो आपको खुद क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो ठीक वही बात लागू होती है पढ़ाई के दरमियान। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि बच्ची को लगता है कि मैं इतना पढ़ूं और मुझे वो आने लगे। अरे उसको पहले आप पचाइए ना, आप उसको डाइजेस्ट करिए। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। एक निबंध पूछा था, शायद 2012 या 13 में किसी ईयर में। तो उसने, मतलब जो बिल गेट्स, जो अमेरिका का जो, बिलियनर। वो, हाँ, वो बिलियनर है, और एक वारेन बफेट। हाँ। तो उसने कहा कि, पूछा कि भाई, उस तो बड़ा फिलेंथ्रोपिक कैपिटलिस्ट है, आप जानते ही होंगे। हाँ। तो पूछा कि उस निबंध में कि गेट्स बफेट मॉडल क्या है, क्या भारत में जो प्रचलित परोपकारिता का मॉडल है, बिल्कुल। भारत में जो प्रचलित परोपकारिता का मॉडल रहा है, वह उसी की अनुकृति है। तो हमारे सामने बच्चा, अब निबंध का हम्म। पेपर हुआ, सीधा उठा के ले आओ, तो उनको लगता है ये सर्वज्ञानी है, इनसे जो भी पूछूंगा ये बता देंगे। हम्म। तो गेट्स बफेट मॉडल क्या है, कि भारत की परोपकारिता की मॉडल से की अनुकृति है। तुरंत मेरे दिमाग में फ्लैश किया कि गेट्स बफेट जो मॉडल है, तो इतनी बड़े कैपिटलिस्ट है, हाथवे कंपनी के मालिक हैं, इंडिया आते हैं, कहते हैं 99% आप अपने इंश्योरेंस सेक्टर को खोलिए। जो बिल गेट्स है वो दुनिया में अपने वैक्सीन को बेच के इतने पैसे भी कमाए हैं। और भारत में जो परोपकारिता का मॉडल है, वो तो ऋषि दधीची का मॉडल है, जो हड्डी तक दान कर दिया ऋषि को कि भाई हमको वृत्रासुर नामक राक्षस को मारने से अगर हमारा हड्डी काम आ जाएगा। जो काम भारत आ में जाए। परोपकारिता का मॉडल कर्ण का है, जो युद्ध के में जा रहा है, लेकिन हमारे कवच कुंडल को लेके खोल के दे देता है यहाँ पर। तो ये परोपकारिता, और गेट्स और बफेट के परोपकारिता में भी बिजनेस है, बिल्कुल। और भारत के बिजनेस में भी परोपकारिता है। ये इंस्ट्रूमेंटल और ट्रांजैक्शनल वाला है कि एक एक इंस्ट्रूमेंट के हाँ, तौर पे यूज कर रहा है, एक एंड के तौर पे, कि एंड के दान तौर जो है पर। वो मेरे नेचर में, प्रवृत्ति में है, और एक का दान केवल एक इवेंट है और मैनेजमेंट है, उस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा कि अब ये किस बुक में मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिले। ये तो अनुभव करने की चीज है। तुमने संस्कृति पढ़ा। अब देखिए सबसे बड़ी बच्चों के साथ दिक्कत क्या है संदीप,
बच्चे लिटरेचर आज की तारीख में यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, और जो लिटरेचर नहीं पढ़ा हो उसको तो दुनिया की समझ होती ही नहीं। बिल्कुल। बच्चे को हिस्ट्री की का अध्ययन नहीं है, लिटरेचर का अध्ययन नहीं है, और हिस्ट्री का अध्ययन नहीं होगा तो आप पॉलिटी को नहीं ढंग से समझेंगे, इकोनॉमी को ढंग से नहीं समझेंगे, सबका तो बड़ा कोरिलेशन होता है। बिल्कुल। इसीलिए हर चीज का वो चाहते हैं कि हमको बिल्कुल से आप वर्ड टू वर्ड उत्तर बताइए कि ये क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा। अरे बहुत चीज फील करो, बहुत को वेग छोड़ दो। और बहुत बार जैसे एसे के टॉपिक अभी रिसेंटली मैंने देखे हैं, और मैं लगभग 1000 एसे से ज़्यादा इवेलुएट कर चुका हूँ मेंस की कॉपीज़, और मेरा खुद पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी है, और मैं इंजॉय करता हूँ। मुझे बेस्ट साइट्स पता है कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं पढ़ना थोड़ा पसंद करता हूँ। अभी वाले टॉपिक ऐसे हैं ना, उसमें आप कहीं का भी नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इतना ओपन टॉपिक होते हैं। तो अगर बिल्कुल। आपने इतिहास ढंग से पढ़ा है, इंजॉय करके पढ़ा है, तो आप वहाँ यूज कर पाएंगे। अगर आपने रट के पढ़ा है तो आप सोचेंगे कहाँ फिट बैठेगा, कहाँ फिट बैठेगा। तो एक जो आर्टिस्ट होता है सर, उसको आप लकड़ी दे दीजिए, उस लकड़ी में कुछ ना कुछ तो बना देगा। लेकिन किसी को आपने सिखाया है कि यही चीज़ बनाना होता है, उसको कुछ मिल जाएगा, डगमगा जाएगा। तो नॉलेज को थोड़ा सा, जैसे सर इंजॉय कर रहे हैं, सर के मैं सबसे खास बात बता देता हूँ, अभी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, कि सर अभी भी कुछ नया सीखने में और नया बताने में सर को मज़ा आता है। तो हम लोग यंग हैं, हम लोग को ज़्यादा सीखना चाहिए, ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए। उसके बाद सर एक और सवाल आता है, जो मैं लास्ट तक के लिए बचा के रखा था, क्योंकि वो ऑप्शनल के सवाल हैं। राय करके एक आपके स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेंस लिखा और उनके लगभग 222 नंबर आए हिस्ट्री में। उनके दो सवाल हैं। पहला है कि उनको अब नोट्स कैसे बनानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो मेंस लिख चुके हैं, तो क्या आपने जो नोट्स प्रोवाइड कराई है उसी पे रिलाई करें, या कुछ शॉर्ट नोट बनाएं। और दूसरा सवाल है कि पेपर 2 में उनको नंबर कैसे इंक्रीज करने हैं, इसके बारे में कैसे कर सकते देखिए, जो रायगढ़ वाले मेरे स्टूडेंट हैं, इन्होंने क्या किया है कि नोट्स किसी सोर्स से या हमारे इंस्टीट्यूट से ही मंगा के इन्होंने हैं। पढ़ा है। क्लास इन्होंने किया हम्म, नहीं। तो उसको अपना बनाने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा अगर वो अपना बना ले तो 300 तक मार्क्स लाया जा सकता है, उनको मिल सकता है। जैसे उनको सबसे पहले उनको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सारे टॉपिक्स का। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। आप तो पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हम्म, हो, लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस के अगर पीएचडी के लेवल पर आप गए हो तो इसका मतलब है कि सारे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की कुछ ना हाँ कुछ हाँ, समझ आपकी होगी। यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांट कर बिल्कुल। नहीं देख सकते। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पर क्वेश्चन पूछेंगे तो कहीं भी कॉज पर, इम्पैक्ट पर नहीं, ये बड़ा अप्लाइड इन्फेरेंशियल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे वो पूछेंगे कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अचीव्ड फार लेस देन व्हाट इट हैड इंटेंडेड टू अचीव। बिल्कुल। अब इसमें क्या आप इस बात से सहमत है कि फ्रांस की क्रांति ने उसे बहुत कम पाया जितना उसे संपादित करना आवश्यक था? अब ये कहानी चली जाएगी पूरे 19th सेंचुरी तक, बिल्कुल। because the whole of Europe continued to fight against the legacy of French Revolution throughout 19th century। तो अब बच्चा केवल अपने आप को फ्रेंच रेवोल्यूशन तक ही रखे तो इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस कैसे कर पाएगा संदीप? मैं तो मैं ये देखता हूँ कि यूपीएससी का एग्जामिनर वहां मार्क्स देने के लिए बैठा रहता है। कि वो लेके आओ। लेके जैसे मैं आओ। खुद कॉपी चेक कर रहा था, हाँ। तो एक बात मैंने देखी कि मैं बहुत अच्छा राइटअप है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, सारी चीज़ें हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि टॉपिक डिकोड तो करो। जो टॉपिक है, जैसे यही टॉपिक है, अब ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, उसमें फ्रांस की क्रांति क्या है, वो नहीं सवाल, वो है ही नहीं। हम्म। सवाल वो आपका एनालिसिस पूछ रहा है कि गोल क्या था, मिला क्या है, और जो मिला है वो उसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ये 1950-60 के दौर वाला जो और नवा फिर आपको ये भी स्टैंड लेना है कि क्या क्या मिला। उससे बहुत कम पाया या ज्यादा पाया या नहीं पाया। तो ये भी स्टैंड लेना पड़ेगा। क्वेश्चन इज आर्गुमेंटेटिव। और बहुत बार सर, जैसे ऑप्शनल की बातें करूं मैं, तो ऑप्शनल में क्या होता है, थोड़ा डीप रीडिंग भी एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे बहुत बार हम लोग पढ़ते थे, तो हम पॉलिटिकल साइंस में फ्रेंच और ये रिवोल्यूशंस के बारे में, चार्ल्स टिली और इन लोग का भी पढ़ते थे हम लोग। तो वहाँ कंपेरेटिव साइड था कि अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रांस की रिवोल्यूशन और चाइना की जो रिवोल्यूशंस हैं, या रशियन रिवोल्यूशन है, इनके कौन लोग इनमें इन्वॉल्व थे, और उसका बाद में इम्पैक्ट क्या पड़ा वहाँ के डेमोक्रेटिक सिस्टम में और इन चीज़ों में। और ये चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो आपको वाव मोमेंट नहीं होता कि ऐसे कौन सोच सकता है। तो इस तरह के कलेक्शंस अगर आप ऐसे में यूज करते हैं, कहीं यूज करते हैं, कोई भी पढ़ेगा उसको अच्छा लगेगा। तो मेरा ये भी है कि अगर इस तरह से पढ़ रहे हैं तो डीप रीडिंग भी करो। एस्से का कोई अलग से तैयारी नहीं है, ऑप्शनल आपको एस्से में बचाएगा। और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री है तो ज़्यादातर चांसेस हैं। सर पेपर 2 के लिए क्या करना चाहिए, जो ऑप्शनल का पेपर 2 है उसके लिए?
देखिए, आपको ये बात का एक्सपीरियंस होगा, आपको पॉलिटिकल साइंस में ऐसा देखने को मिला होगा कि जैसे फर्स्ट पेपर ही आप लोग पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हो बिल्कुल, तो आप लोग को थिंक और थॉट होता है, थेरी वाला पार्ट। थियरी वाला पार्ट, और सेकंड पार्ट बिल्कुल अप्लाइड होता है, बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट होता होगा, इंडियन हाँ, हाँ, वही, वही। कॉन्स्टिट्यूशन होता होगा, है ना, और इंटरनेशनल रिलेशन होता है। तो अधिकांश यूपीएससी के की प्रवृत्ति रही है कि वो थियोरेटिकल पार्ट फर्स्ट पेपर में ज़्यादा पूछते हैं और सेकंड पेपर में अप्लाइड पार्ट ज़्यादा पूछते बिल्कुल, हैं। तो उसमें क्या कि बहुत बच्चों को आप देखेंगे तो सेकंड पेपर में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुतों को देखेंगे फर्स्ट पहले पेपर में में। ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो सेकंड पेपर में अगर किसी को कम मार्क्स आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसका क्रिटिकल जो ओपिनियन है वो थोड़ा वीक है। क्रिटिकली अगर आप साउंड एप्लीकेशन हैं, वाला पार्ट। क्रिटिकली साउंड आप हैं, तो आपको वो बिल्कुल सही। जैसे अब हिस्ट्री में सेकंड पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वहां पर आपको समझ क्वेश्चन समझने के लिए होनी चाहिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक शॉर्ट नोट, कि लॉर्ड माउंटबेटन केम विथ एन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज अ रिट्रीट इन मिलिट्री पार्लेंस एंड ऑपरेशन। अब बच्चे पहले उसको इंग्लिश में पढ़े, फिर उसको हिंदी में पढ़े, 5 मिनट तक उस क्वेश्चन को पढ़ते रहे। जब कुछ सुराग नहीं लगी तो प्रणाम करके हट गए कि उसके अथवा में जो है उसको मैं लिख के संतुष्ट करूंगा, इसको मैं नहीं लिखूंगा। अब वो क्वेश्चन देखिए, केवल वो समझने का फेर है। वो पूछ रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन सैनिक वाग व्यवहार में संक्रिया का आदेश लेकर आया था। हम्म। उसका मतलब ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आया तो उसको कहा गया कि तुम इंडिया से पीछे हटो, बैकआउट करो, लेकिन स्ट्रेटेजिकली आर्मी की तरह हटना, क्योंकि आर्मी अगर पीछे हटता है तो स्ट्रेटेजिक होता है, बिल्कुल। और कॉमन पीपल अगर पीछे हटता है तो कायरता क्या होती है, बोलता है? कोवार्डिस होता है। तो आर्मी की तरह पीछे तुम रिट्रीट लेना, दुनिया को यह ना लगे कि तुम भाग कर आ रहे हो। इतनी ही छोटी सी बात, कोई बच्चा उसको लिख देगा तो भर के मार्क्स दे देगा, क्योंकि वो वाला जवाब कोई लिखा ही कोई नहीं लिखा होगा। ही नहीं। ऐसे में भी होता है, जैसे कॉपी चेक करते हैं तो आप वेट कर रहे होते हैं कि इतने टॉपिक हैं, इस वाला ये साहसी इंसान कौन सा है जिसने वो चूज करा है, क्योंकि आपकी कॉपी आपकी अकेले की कॉपी है, लेकिन जो इवेलुएट कर रहा है उसके पास बहुत सारी कॉपीज हैं। तो बहुत बार हम लोग भी होते हैं कि कुछ तो नया लाओ, कुछ तो नया लाओ, आप इवेलुएट कर रहे होते हैं। तो ये नया देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। सर, आखिरी एक सवाल मैं पूछता हूँ, जिन्होंने मेंस लिखा हुआ है उनका एक बड़ा थोड़ा सा दर्दनाक सवाल है कि सर सेल्फ डाउट आ जाता है, और ये इस जर्नी में अगर नहीं आता है तो वो बहुत अजीब केस है, ज़्यादातर लोगों को आता है। सेल्फ डाउट को कैसे टैकल करें? जानते हैं संदीप, ये जो भागवत गीता जो है ना, उसका रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली अटैचमेंट अगर ज्यादा होगा तो सेल्फ डाउट होता है। जैसे सेल्फ डाउट किसके मन में नहीं होता है, आपके मन में भी होता है, हमारे बिल्कुल। मन में भी होता है। लगाव होगा तो सेल्फ डाउट होगा। एक मैं छोटी सी कहानी उनको बताना चाहूंगा कि एक कहानी है कि 3 भाई जा रहे थे, तो दूर से उन्होंने देखा किसी घर में आग लगी। तो पूछा कि भाई, जब देखा कि भाई आग लगी हुई तो लोगों से पूछा किसके घर में आग लगी, तो पता चला है कि अरे भाई मेरे ही घर में, और आप ही लोगों के घर में आग लगी। हम्म। बस बड़ा भाई दहाड़ मार के रोना शुरू किया कि भाई मेरे घर में आग लगी हुई है, भाई कोई बचाओ, मेरा घर सब कुछ जल गया। छोटा भाई कहता है कि भैया भैया रुकिए, हम्म। घर की कीमत 3-3.5 लाख रुपए है, और मैंने कल ही 6 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया था। बस बड़ा भाई रोना छोड़ के हंसना शुरू। लेकिन उसके 5 मिनट के बाद फिर छोटा भाई बोलता है कि ऐसा है भैया, ये गलती हो गई, डॉक्यूमेंट। इंश्योरेंस तो करवाया लेकिन उससे हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। बस फिर वो दहाड़ मार के रोना शुरू कर दिया। अब रियलिटी है, घर जल रहा है, अटैचमेंट है तो रो रहा है, नहीं अटैचमेंट है तो हंस रहा है। तो सेल्फ डाउट, पहले आप उनको ये कहिए कि सेल्फ डाउट हमारी इंसानी फितरत है, बिल्कुल। ये होता ही है, केवल उसको हावी नहीं होने देना। नॉर्मल है बहुत, हाँ, जैसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं बिल्कुल हमारे। बिल्कुल। और अब एग्जाम हॉल में आप करिए, आप ही पेपर देने जाते होंगे, वो दिन ही लगता है कि एक अजीब येलो जैसा दिन है, पता नहीं न भूख लगती है न प्यास लगती है, लगता है कि पता नहीं कुछ कुछ पेपर कैसा होगा क्या होगा। और ये हम हर लोग भोग चुके हैं अपने अपने समय। और बहुत बार ये बहुत मजेदार भी होता है, ये इमोशंस अपने आप में हाँ, आपकी जिंदगी के लिए, जब आप मेंस लिखते हैं वो डर होता है, वो याद भी हो जाता है। याद हो जाता है, वो याद हो जाता है। और जब पेपर दे के आते हैं, उसको जो राहत की सांस लेते हैं, या अच्छा पेपर लिख के जो आते हैं, तो उस समय जो हैप्पीनेस होता है,
उस दर्द को भुला देता है जो पहले दर्द हुआ। और बहुत बार मैं ये मानता हूँ कि सेल्फ डाउट होना, एक बेसिक सेल्फ डाउट बहुत अच्छी बात भी है कि आपको पता भी लग रहा है कि यार आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेस पर ध्यान दो और ये नॉर्मल है, जैसे बहुत तरह के इमोशंस फील करते हैं। हम इंसान हैं और इंसान की खास बात है कि वो इमोशंस फील करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें थी सर के साथ। मार्गदर्शन सीरीज में हम लोग ऐसे ही सवाल जवाब करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि अगली बार से कुछ और भी सवाल आपके पास हैं तो आपको वो सवाल देने हैं, और सारे सवालों के जवाब ऐसे ही मिलेंगे ईमानदारी तरीके से। और तो सारे सवालों के जवाब ऐसे ईमानदार तरीके से आपको सर के द्वारा दिए जाएंगे। और भी जो टॉपिक आपको पसंद हैं, जिस तरह की बातें आप पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो आगे बढ़ पाए, तो आप ऐसे सवाल भेजते रहिए। कोशिश की जाएगी कि आपका नाम भी लिया जाए और उस नाम के साथ इसी तरह के जवाब मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। सर, लास्ट मैसेज आप कुछ देना चाहें बच्चों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जब एक बार आपने यूपीएससी के साथ अपना फेट को जोड़ लिया है, तो बस 2 साल आप अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए, यूपीएससी के नाम कर दीजिए। उसके बाद जो कुछ भी होना है। 2 इयर्स तक आप अपने आप को दूसरा कुछ भी ना करिए, बस अपने आप को पूरी तरह झोंक के उस काम को करिए ईमानदारी से। अगर एक बार अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके आगामी 3 जनरेशन सुधर जाते हैं। ये लास्ट मैसेज है कि आपको मेहनत करना है, अपना वक्त दीजिए, और अगर आप किसी काम को वक्त देते हैं और पूरी शिद्दत से देते हैं तो आपका वक्त बदलता भी है। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहो। थैंक यू। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथर इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।